भाई आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, सॉरी यार, इंटरनेट के थोड़ा सा इशू आ गया। आवाज कट रही है सर आपकी। सर बहुत कट कट के आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। अब मेरे ख्याल में आवाज आपको क्लियर आ रही होगी मेरी। आज स्टूडेंट्स कौन कौन आए? तो हमने कल बहुत सख्ती से कहा था कि स्टूडेंट सारे आएंगे। पर वो ये नहीं समझता कि भाई बेटा ये कौन है? उसकी होती है। अब्दुल मोइस, खैरियत थी बेटा? अब्दुल मोइस, माइक ऑन करो जरा। अब्दुल मोइस, आवाज आ रही है मेरी आपको? या मैं क्लास से बाहर निकाल दूं आपको? हेलो,
हसनैन जरा माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो, मेरी आवाज क्या आ नहीं रही किसी को? आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है तो मोहित आप क्या बह रहे हैं? क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? चले बाद में बात करते हैं, टाइम ज़ाया हुआ है काफी। देखिए सर ये भाई, मोइज आज नहीं था फिर कौन था? सर, नूरुल अमीन था। सही, थैंक यू। अगर होस्ट अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो नूरुल अमीन को क्लास से निकाल दें, वरना मैं फिर अगली क्लासेस में खुद ही निकाल दूंगा। अच्छा भाई, अब जरा कान खोलकर गौर से सुनिएगा। ये जो आपकी इस लेक्चर की जो बेस है ना, वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग की चैप्टर्स की बेस है, ठीक है ना? तो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उसकी टेक्निक में कोई डिफरेंस जो नॉर्मल हम निकालते हैं, देखें पहले से बातें क्लियर हो जाए। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के तो उनके लिए बता रहा हूँ। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, वो तो आपको पता है कि वो फिक्स्ड ओवरहेड का उसका ताल्लुक प्रोडक्शन की कॉस्ट से नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करें कम प्रोड्यूस करें, आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करना होते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है तो वो रेंट पे करना है तो वो फिक्स्ड है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके उस यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर एक अलग जैसे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यूटिलिटीज के आ रहे हैं, ये सब एज पर प्रोडक्शन होते हैं। तो कुछ चीजें जो है जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो वेरी करते हैं एज पर प्रोडक्शन, और कुछ जो है वो फिक्स रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन जीरो हो आपकी या कुछ भी हो, आपने ओवरहेड देना ही देना है। तो दो आपको ओवरहेड दिए हुए होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। अब मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ सुनिएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या फर्क होता है। फॉर्मेट जो है वो अलग अलग होता है दोनों का। बस आपको इस चैप्टर के अंदर एक ही क्वेश्चन को वो दो तरीके से सॉल्व करवाएगा, कहेगा कि एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड आप इसका इनकम स्टेटमेंट बनाइए और एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड इसका इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ये लिखिए मेरे साथ, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो सकती? रिकॉर्ड हो रही है भाई क्लास ये। अच्छा इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक नो डिफरेंस, बहुत काम की चीज है कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है ये जो थ्योरी आती है। नो डिफरेंस is made between fixed and variable cost in calculating profit। अभी इस बात का मतलब आपको फॉर्मेट देख के समझ में आ जाएगा जो समझाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मेट दोनों। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट assume that fixed cost ये गौरतलब बात है, assume that fixed cost attached to product so all the production
So all the production costs, whether fixed, or variable, should become part of production cost. Should become part of production cost. ये जो है वो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में आप क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफर्स एंड, अच्छा ज्यादातर एग्जाम में आपके मार्जिनल आता है, ऑफर्स एंड ऑल्टरनेटिव लेआउट to the traditional income statement. Prepared under absorption. Prepared under absorption costing. Marginal cost statement, जरा गौर से सुनना भाई, treats fixed and variable cost separately. ये है पॉइंट इसमें। and shows contribution. However, gross profit, ये भी important बात है, however, gross profit does not find any place in the marginal costing income statement. अब इस बात से क्या मुराद है ये जरा सुनिएगा। इस बात से ये मुराद है कि आपको ये बात पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग और इनकम, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ग्रॉस प्रॉफिट शो नहीं करते बल्कि कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी सेल्स प्राइस होती हैं उसमें वेरिएबल ओवरहेड
जो होता है वो उसको मेन उसमें आप फोकस करते हैं, और जितने भी फिक्स्ड होते हैं उनको आप अलग से रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, अब जरा गौर से सुनना, मैं ये चीज जो करवा रहा हूँ ये आपने कम से कम 5-5, 6-6 मरतबा लिख लेनी है अपने पास। ये फॉर्मेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुनिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का है, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट को बनाना आता है वो उसी तरह है मार्जिनल कॉस्टिंग, या इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब इससे आपको मेरी जो मैंने ऊपर थ्योरी लिखवाई है वो क्लियर होगी। देखें, सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू दी हुई होगी, सेल्स रेवेन्यू। गौर से सुनना भाई, जो भी आपकी सेल्स रेवेन्यू है वो आपने रिकॉर्ड कर ली, जो भी रेवेन्यू होगी। अब आप उसमें लेस करेंगे, लेस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले, यार ये बहुत गौर से सुनना बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता है ये बात। बस इसमें एक बात का ख्याल रखना है, ज़बानी सुन लो फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री में आपको जो अमाउंट दिया होगा, जैसे मिसाल के तौर पर जरा मैं अलग से दिखा दूं, आपको एक फिक्स रेट दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट दिया होगा, सपोज दैट $10 पर यूनिट, और वेरिएबल का रेट भी दिया हुआ होगा, या आप निकाल लेंगे, जो मैं निकालना सिखाऊंगा वो होगा सपोज दैट कि $9 पर यूनिट। तो आप याद रखें कि मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में, गौर से सुनना भाई मेरी बात, ये बिल्कुल मेन पॉइंट है इसका। मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों में सिर्फ वेरिएबल रेट अप्लाई किया जाएगा। आई रिपीट, merchant inventory opening and inventory closing should be recorded at variable cost rate। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेट से ही आप जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उसमें आप वेरिएबल रेट अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूं, वेरिएबल रेट अप्लाई करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, जहां पर वेरिएबल आएगा वहां मार्जिनल समझ जाना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आप इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने कितना मटेरियल लगाया, कितनी लेबर लगाई, कितना ओवरहेड, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपने लगाई वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आप लगा लेंगे वो भी मार्जिनल होगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये याद रखने वाली बातें हैं भाई सारी। इसमें से जब आप लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब आप इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो वो भी जाहिर बात है वेरिएबल रेट पे होगी, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल रेट पे होगी। तो जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट और लेस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। वो अमाउंट जो है वो यहाँ रिकॉर्ड करके, मैंने जैसा कि कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट शो नहीं होता, याद रखिएगा मेरी बात। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट शो होता है, अभी मैं बताऊंगा। तो अब आप जो है इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, और इसके बाद ये जो अमाउंट आएगा इसको आप कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपको सवाल में वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट दी हुई है, तो उसको अलग से माइनस करेंगे। और अगर वो नहीं दी हुई, और सुनना, अगर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वेरिएबल नहीं दी हुई तो यही आपका कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगी, जो भी मैंने निकाली है। लेकिन है तो फिर आप अलग से शो करेंगे वेरिएबल
वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एड एडमिन, वो शो करेगा आपको क्वेश्चन एडमिन कॉस्ट। ये अगर गिवन है तो आप ये आप माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक्चुअली उस पर पहुंचना था आपको। पूरा आगे सारे चैप्टर आपके कंट्रीब्यूशन से भरे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन कॉस्ट मेन चीज होती है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बात आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन के पॉजिटिव साइन से आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। कंट्रीब्यूशन के नेगेटिव से जाहिर बात है कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद यानी कि सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन शो होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन शो नहीं होता। उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल सारे रेट इकट्ठे करके कंबाइन करके एब्जॉर्ब करके शो कर दिए जाते हैं और फिर डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। बहरहाल अब इसके बाद आखिरी मरहला इसका कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा कि इसमें जितने भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, चाहे वो कोई से भी हो, जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग से आप माइनस करेंगे फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए, जिसमें वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, जिसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हो सकती है फिक्स्ड, जिसमें जो है वो एडमिन कॉस्ट भी हो सकती है। फिक्स्ड मेंशन होगा तो इन सब में से कोई भी हो आप अलग अलग लिखकर उनकी कॉस्ट अगर अलग अलग दी हुई है तो आप माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होगी। ये समझ में आती है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर इस पूरे चैप्टर में करना सिर्फ यही काम है। अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, वो देखता हूँ कौन कौन आपको कर सकता है। ये आपका क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अब आप आ जाते हैं जनाब इस पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट करवा रहा हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से दोनों में अपीयर होगा। फिर आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि मैं फिजिकली तौर पर जब आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपने मेरी बात को गौर से सुना है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फिर अभी हम एक रिवीजन कर लेंगे अगर टाइम हुआ हमारे पास। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह। अब आपके पास जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और उसमें जो है मेन अभी कोई अगर अपना गौर से अभी भी आया है, कोई गौर से नहीं सुन रहा मेरी बात तो सुन लें कि इसमें सब में हम बेस बनाते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री में वेरिएबल कॉस्ट। बस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को बेस बनाएंगे, यानी कंबाइन कर लेंगे हम। तो देखें उसके फॉर्मेट में आपको कैसे जो है वो समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम उसी तरीके से सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे, जो भी सेल्स रेवेन्यू दी हुई होगी वो लिख लेंगे हम। अब आप लेस करेंगे इसमें से लेस करेंगे इसमें से क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। अब मार्जिनल वाला सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ट्रेडिशनल है नॉर्मल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप गौर सुनना भाई मेरी बात सब लोग, ओपनिंग इन्वेंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे, जिसको मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई समझ लो आज की क्लास जो है वो हलाल हो जाएगी आपकी। वो क्या है कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वेरिएबल रेट पर ली जा रही है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स पर ली जा रही है, यानी कि फिक्स इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है इसको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है उसमें मैं इस तरह लिख देता हूं ताकि याद रहे, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो ये एब्जॉर्प्शन रेट कहलाता है, वो हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा आमतौर पे
बुक्स वगैरह में इस तरह लिखा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, लेकिन मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह कराऊं कि प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड अलग लिखें आप, और प्रोडक्शन कॉस्ट दो दफा, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल को आप टोटल करके भी लिख सकते हैं, आंसर तो वही आएगा, लेकिन उससे आपको आगे फायदा होगा एक रिकंसिलिएशन वगैरह बनाने में, तो वो आपको एक और कैलकुलेशन होती है उसमें आपको मदद देगी। अलग अलग अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा तो डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी होगी। बहरहाल तो इसके बाद लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह, ओपनिंग और क्लोजिंग कंबाइन करके लिखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स का दूसरा नाम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट को हम वेरिएबल प्लस फिक्स रेट कहते हैं, एप्लीकेशन रेट भी कहते हैं इसे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट डाउन किया करें। ये ओपनिंग और ऐड कर दिया प्रोडक्शन। तो अब आपके पास जो कैलकुलेशन करके आया तो वो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट एट नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, आपने माइनस किया तो आंसर जो आया आपके पास वो आपके पास आ गया नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल आ गया, तो उसमें आपको याद है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आपने किया था, तो वो हम खैर उस वक्त बता भी देंगे। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल और एब्जॉर्प्शन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको हम ऐड या लेस करेंगे। तो वो पता होना चाहिए आपको कि अगर, अच्छा ये ग्रॉस प्रॉफिट में भी कर सकते हैं और आखिर में नेट प्रॉफिट के बाद भी ये आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट से ही इसको एडजस्ट कर लें, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, तो अब आप अंडर और ओवर को, अंडर वाले को आप क्या कहते हैं प्लस करेंगे और ओवर वाले को माइनस करेंगे अगर ओवर है, तो यहाँ पर आपका एक अमाउंट आ जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब आप वो रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसको कहते हैं एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अब आप इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं नॉर्मली, चाहे वो कोई से भी हों, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है मार्केटिंग, सेलिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस या एडमिन कॉस्ट, कौन कौन सी, दोनों फिक्स्ड, अगर अलग अलग लिखना चाहें तो लिख लें, इसको टोटल करना चाहें तो टोटल कर लीजिएगा, प्लस वेरिएबल, दोनों अलग अलग दी होंगी तो दोनों को प्लस करके या अलग अलग लिख सकते हैं। आप उन सबको कर देंगे माइनस, तो आप जब माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का जब हम क्वेश्चन कराएंगे फिजिकली तो आपको बताएंगे कि अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है और ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने क्लास में अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट आपको कराई नहीं है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो वो आपको पता होना चाहिए। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर एक्चुअल ओवरहेड हमने $10 का लगाया, एक्चुअल ओवरहेड $10 का हो गया, एब्जॉर्ब हमने 12 का किया था, इसका मतलब है हमने कॉस्ट जो है वो 12 के हिसाब से ओवरहेड पे लगा दिए थे, लेकिन एक्चुअल जो खर्च हुए हमारे वो $10 खर्च हुए, तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ये जब ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ओवर माइनस हो जाता है। इसी तरह अगर कम हुआ तो उसको प्लस करना पड़ेगा कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये तो हुआ फॉर्मेट, क्या भाई। अच्छा एब्जॉर्ब, अगर कभी और लैंग्वेज यूज करता है एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या है
अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, या पता नहीं क्या आता है। एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है अगर आपको अलग अलग दी हुई है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल रेट, इन दोनों का कंबाइंड जो अमाउंट है वो एब्जॉर्प्शन रेट कहलाता है पर यूनिट। ठीक है भाई। अब जरा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग ये पूरा फॉर्मेट सबने उतार लिया है, कॉपी कर लिया है फॉर्मेट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपसे दोनों चीजें जो है चाहता हूं कि आप लोग करें और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर टाइम खत्म होने वाला है, बस 10 मिनट रह गए, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए दोनों फॉर्मेट से इसका इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाइएगा। ठीक है। अब बिजनेस सेल्स आइसक्रीम, फर्ज कर लें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल for the year ended 30th June 2016। इस एक सवाल को अगर आप टाइम करेंगे दोनों चीजों तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी ये बात। सेल्स यानी कि रेवेन्यू 10,000, बल्कि इसको बढ़ा देते हैं 100,000। रॉ मटेरियल कॉस्ट 24,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट direct labor cost 14,000। variable manufacturing overhead variable manufacturing overhead 9,000। fixed manufacturing overhead fixed manufacturing overhead 7,000। variable distribution and admin expense admin expense 4,500। fixed distribution and admin expense 5,000। required when prepare income statement for the year ended 30th June 2016 based on marginal costing
इसी तरीके से रिक्वायरमेंट 2 में भी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2016 based on absorption costing। ये आप जब फॉर्मेट पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये पुटिंग करके देखिएगा कि आपको इस सही जो है वो क्लियर हुआ। तो दोबारा सुन लीजिए कि दोनों का प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग आएगा। अभी मैं जब फिजिकल क्लास लूंगा कल इंशाल्लाह ताला तो समझाऊंगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि उनको कम से कम जो मैंने समझाया है उसकी फॉर्मेटिंग पूरी आना चाहिए। तो 2-3 मरतबा ही फॉर्मेटिंग लिख लेना। जब हम फिजिकली क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि फिक्स रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएबल रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग करने का मकसद आज ये था कि ये जो चीज़ है ये रिकॉर्ड पे भी आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, कल से कब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आसान लगेगा। लेकिन इसको इस चैप्टर के हद तक महदूद होकर नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर से रिलेटेड आगे पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के तीनों चैप्टर्स हैं, तो लिहाजा बहुत सीरियस लेकर चलना है। इसकी थ्योरी मैंने इसलिए लिखवा दी कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल होता है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक नो डिफरेंस इज मेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंबाइन कर दी जाती है। इन कैलकुलेशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट assume that fixed cost अटैच टू प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, याद रखना ही दिया हुआ है सवाल में। assume that fixed cost attached to product, so all the production cost whether fixed or variable should become part of production cost। मार्जिनल के अंदर आप क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव लेआउट टू द ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट। जो नॉर्मल इनकम से हटके हम डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करना। आप में से किसी ने बिजनेस स्टडीज अगर पढ़ा होगा उस लेवल पे आए होंगे तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड और वेरिएबल पढ़ा होगा, या जिन्होंने ओ लेवल में बिजनेस वगैरह ली थी तो उसके अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। तो लेआउट टू द ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट prepare under absorption costing marginal cost statement treat fixed and variable costs separately। अभी हम देखा कि पहले कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स को बाद में लिखा। एंड शोज कंट्रीब्यूशन, उसमें शो करते हैं कंट्रीब्यूशन। हाउएवर ग्रॉस प्रॉफिट डज नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का अब आपके सामने जो है वो इनकम स्टेटमेंट है ये, और इसी तरीके से ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट है। आप लोगों से गुजारिश है कि कल इसको अच्छी तरीके से याद करके आइएगा, समझ कर आइएगा। कल मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है सर? एक मिनट क्वेश्चन दिखाएगा। अच्छा, कुछ सारी कॉपी करना है भाई, ये फिर कल को रिकॉर्डिंग का मसला हुआ नहीं मिला तो आपका फिर ये रह जाएगा। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लो, मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको, ठीक है। रिक्वायरमेंट एक नजर आ रही है, दूसरी में यही है, यही रिक्वायरमेंट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करना है, अप्लाई करना। सबने कॉपी करना है। ये जो कर लिया, किसी को रह गया तो अभी मैं कर सकता हूँ, उसको कॉपी कर ले। वो सर दूसरी रिक्वायरमेंट को दिखाएं। दूसरी रिक्वायरमेंट यही है बेटा, इसको बस उसमें करना है। एक मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है। किसी में से कोई एक भी मुझे रैंडमली बता दे कि रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाएगी ना। हाँ, मैं अभी जो सवाल कर रहा हूँ सुने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। कोई एक डिफरेंस बता दीजिए आप। मेन मार्जिनल और उसके इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, और नहीं 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 नहीं, ग्रॉस बिल्कुल सही, एक हो गया। जो मेन चीज है जिससे वो आपसे सवाल करेगा, जरा गौर सुनना, कि बताइए कि दोनों का जब दोनों में फिक्स ले रहे हैं, बाद में ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो चेंज क्यों आ रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो एक में ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, वो क्या क्यों आ रहा है। तो उसकी एक वजह ये होती है, सुन लें जरा, वो आपसे एक थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि बताएं प्रॉफिट के अमाउंट में चेंजिंग क्यों आ रहा है। तो प्रॉफिट के अमाउंट चेंजिंग इसलिए आता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और बिगिनिंग इन्वेंट्री में
मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ले रहे होते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये सुनना यार, कहीं नोट डाउन कर लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं। और ये देखें वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं, ये रहा, ये मैंने आपको बता दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं। लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखते हैं तो वहां पर आप फिक्स्ड और वेरिएबल सारी कंबाइंड करके यूज करते हैं। तो जाहिर बात है अमाउंट के अंदर डिफरेंस तो आएगा। तो अब हम अगले लेक्चर के अंदर जो हम उसका बोर्ड पे कराएंगे आपको फिजिकली, उसमें आपको ये भी कहेगा कि दोनों के इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर आया है इसको रिकंसाइल करके प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इनकम स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है। तो उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन प्रॉफिट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। तो जब तक आपको ये फॉर्मेट पूरे दोनों नहीं आते होंगे, ये चैप्टर को आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो बहुत सीरियस लीजिएगा, ये चैप्टर के लिए फॉर्मेट का याद होना जरूरी है, फॉर्मेट का समझना जरूरी है। तो समझने के लिए एक बात याद रख लें कि मार्जिनल के अंदर वेरिएबल को बेस बनाएंगे सारी, और एब्जॉर्प्शन के अंदर वेरिएबल और फिक्स को बेस बनाएंगे इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग में। और प्रोसीजर में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या शो करेंगे एब्जॉर्प्शन में, और मार्जिनल के अंदर हम कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कुछ समझ में आया कुछ? जी सर। अच्छा, अभी हमारे पास लाइबा मौजूद है, लेकिन आज बड़ी खामोश है लाइबा, क्या बात है? कुछ ऊपर से गुजर गई क्या? तुम सवाल तो करी, हमेशा सवाल तुम ही ज्यादा कर रही होती हो। लाइबा आप हैं क्लास में? जी सर। कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से गुजर गया, ये बाद में आई हो आप? जी सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लाइट गई हुई है। अच्छा, ये कॉपी कर लिया लेक्चर तुमने? जी जी, लेकिन मैं सुमेरा को बोलेगा वो रिकॉर्डिंग भेज दे। नहीं, वो तो आप लोग बोलेंगे, मैं सुमेरा को मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन प्लीज आप लोग ये लेक्चर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक बार शुरू से दिखा दिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटा आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके साथ हो, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर आप लोग मुझसे शिकायत नहीं कीजिएगा। ये लें, या मैं जूम इन कर दूं इसको या जूम आउट सही है? सर ऐसे भी ठीक है, नीचे कर दे थोड़ा। डन, बोलती रहो ताकि मैं करता रहूं, मुझे टाइम जी सर, और नीचे कर दे। सर और नीचे कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली। सर नीचे कर दें। यहाँ तक कर लिया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट तक। जी सर हो गया, और नीचे कर, और नीचे है, इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखा दें। ये कर लिया था ना तुमने? जी सर। बस इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो आप लोग खैर परेशान नहीं हो, पूरी ना जाए। सही है, सही ये आ है। गई पूरी। अब देखें, आप लोग सब परेशान ना हो, माशाल्लाह से आज 20+ स्टूडेंट आए थे क्लास में, ये बहुत अच्छी बात है मेरी। मैंने कल वॉइस नोट किया था, उसका फायदा हुआ। लेकिन बस 2-3 बातें याद रखें इंशाल्लाह ताला। ये बार बार आपको पता है क्लास के अंदर 2-3 एब्जॉर्प्शन भी मैंने कितनी मरतबा करवाने का के टाइम दिया है, और इस चैप्टर को मैं ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि इसके ऊपर बेस करते हैं बाकी 3 चैप्टर। ये समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा। जस्ट लाइक हमें अगर सोल ट्रेडर आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, तो हम पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं, या और दूसरी जो हमने जो किया था डिसोल्यूशन वगैरह सब समझ में आ गया था हमारे जल्दी। इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर आराम से पढ़ना है इसको, लेकिन ये फॉर्मेट याद होना जरूरी है। तो 2-3 बातें थी जो मैं आखिर में रिवीजन कर दूं कि आप लोगों को ये बात याद होना चाहिए कि दोनों के फॉर्मेट कैसे बनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री बिगिनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेंट्री बिगिनिंग और क्लोजिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल रेट लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल प्लस फिक्स रेट लेते हैं, बस ये याद रखना। और उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते, बल्कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने के बाद हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, देन लेस करते हैं फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो बाद में माइनस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।
तो इन दोनों के दरमियान जो प्रॉफिट का डिफरेंस आता है, दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। एक ही सवाल है तो दोनों का प्रॉफिट सेम आना चाहिए। प्रॉफिट सेम क्यों नहीं आता, उसको रिकंसाइल करके शो करते हैं, और वो रिकंसाइल बेस करती है इन्वेंट्री बिगिनिंग और क्लोजिंग पर। क्यों, उसका आंसर ये होता है कि इन्वेंट्री बिगिनिंग और क्लोजिंग में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों रेट लिए थे, वेरिएबल रेट लिया था, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रेट लिए थे। इसलिए जो है वो प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आता है, जिसको रिकंसाइल करना हम आपको समझाएंगे। तो उम्मीद है कि ये का फायदा हुआ होगा आपका थोड़ा सा। इंशाल्लाह हम बाद में बात करते हैं। अब थैंक यू, अल्लाह हाफिज।